नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज की चर्चा शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र से, जहां नीति आयोग ने भारत की तीसरी वॉलंटरी नेशनल रिव्यू यानी वीएनआर पेश की है। तो ये एक तरह से भारत की एसडीजीज मतलब सतत विकास लक्ष्यों की तरफ जो प्रगति है उसका हाल बता रही है। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार और समाज मिलकर ये 2030 एजेंडा कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये रिव्यू ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में कई चुनौतियां हैं। इसे HLPF हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम में पेश किया गया। ये यूएन का खास मंच है एसडीजीज की समीक्षा के लिए, और ये वही मंच है जो 2012 में Rio+20 सम्मेलन के बाद बना था। अच्छा, तो आज हम इस वीएनआर की मुख्य बातें तो देखेंगे ही, साथ में श्रमिकों के लिए लिविंग वेज का जो एक नया विचार आ रहा है उस पर भी बात करेंगे, और वैश्विक खाद्य सुरक्षा की ताज़ा रिपोर्ट, NP 2020 के 5 साल और कुछ और भी ज़रूरी साइंटिफिक और एनवायरमेंटल अपडेट्स हैं। तो चलिए इन सब पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। वीएनआर में सरकार एक होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की बात कर रही है। इसका मतलब क्या है ज़मीन पर? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि विकास सिर्फ सरकारी विभागों का काम नहीं है। इसमें समाज के हर हिस्से को, मतलब सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, यहाँ तक कि स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया जा रहा है। और डेटा पर आधारित गवर्नेंस और खासकर जो एसडीजीज को लोकल लेवल पर लागू करने की बात है, जैसे वो एसडीजी इंडिया इंडेक्स दिखाता है, वो इसी सोच का हिस्सा है। ये 2013-14 से 2022-23 के बीच करीब 24.8 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या ये इसी सबकी भागीदारी वाली रणनीति का सीधा असर है? हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। जब नीतियां नीचे तक पहुंचती हैं और उनमें सबकी भागीदारी होती है तो असर तो दिखता ही है। इसके अलावा आप देखिए, भुखमरी के खिलाफ जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है वो SDG 2 के लिए है, या फिर स्वास्थ्य SDG 3, उसमें जो जेब से खर्चा होता था वो कम हुआ है। 2017-18 में 48.8% था, वो 2020-21 में घटकर 39.4% रह गया। ये भी इसी व्यापक कोशिश का हिस्सा है। हाँ, और क्लीन एनर्जी में भी तो काफी काम हुआ है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जिक्र है, PM कुसुम और वो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जी बिल्कुल। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही क्या है। आधार, यूपीआई ने तो ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स का लगभग आधा, मतलब 49% हिस्सा हासिल कर लिया है। ये तो कमाल है। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, अब एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं, लिविंग वेज। सुन रहे हैं कि श्रम मंत्रालय अब मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी से आगे बढ़कर लिविंग वेज पर सोच रहा है। तो ये न्यूनतम मजदूरी से अलग कैसे है? इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, लिविंग वेज और न्यूनतम मजदूरी में एक बुनियादी फर्क है। न्यूनतम मजदूरी अक्सर बस गुजारे लायक मानी जाती है कि बस आदमी जी ले, लेकिन लिविंग वेज का मकसद है कि एक श्रमिक और उसके परिवार की जो बुनियादी जरूरतें हैं, खाना, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, आने जाने का खर्चा, ये सब वो ठीक से सम्मान के साथ पूरी हों। और हाँ, ये आमतौर पर न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा होती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 43 में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में राज्य से ऐसी कोशिश करने को कहा गया है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि इससे ग्लोबल जीडीपी में $4.6 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हो सकती है। ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। हाँ, आंकड़ा तो बड़ा है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। अगर लोगों को सही वेतन मिले तो वो खर्च भी करेंगे, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी। खासकर महिलाओं की श्रम भागीदारी के लिए ये बहुत अहम है। कई बार महिलाओं को बच्चों की देखभाल या घर की दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से कम वेतन पर काम करना पड़ता है या काम छोड़ना पड़ता है। अगर लिविंग वेज मिले तो शायद ये जो उनकी अवसर लागत है वो कम हो और वो वर्कफोर्स में बनी रहे। और आजकल जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसमें तो ये जरूरी है ही। कंपनियों के लिए भी अच्छा टैलेंट इसी से लुकेगा। तो ये तो हुई घरेलू आर्थिक सुरक्षा की बात। अब जरा वैश्विक खाद्य सुरक्षा को देखते हैं। ये एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। SOFI 2025 रिपोर्ट क्या कह रही है इस बारे में? रिपोर्ट एक मिलीजुली तस्वीर दिखा रही है। अच्छी खबर यह है कि दुनिया भर में भुखमरी 2024 में थोड़ी कम हुई है, करीब 8.2%। लेकिन अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में हालात बिगड़े हैं। वहां भुखमरी बढ़ी है।
खाद्य असुरक्षा भी थोड़ी घटी है, पर 2023-24 में खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं, जिससे हेल्दी डाइट लेना और मुश्किल हो गया है। अच्छा। हाँ, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जो लोग हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी संख्या दुनिया भर में कम हुई है। 2019 में ये 2.76 बिलियन थी, अब 2024 में 2.60 बिलियन है। पर इसमें एक पेंच है, ये कमी ज्यादातर भारत की वजह से है। अगर भारत के आंकड़े हटा दें तो बाकी जो निम्न मध्य आय वाले देश हैं, उनमें ये संख्या असल में बढ़ी है। अरे वाह, मतलब भारत का डेटा इतना बड़ा फर्क डाल रहा है। वैसे रिपोर्ट में भारत से जुड़ा एक अच्छा उदाहरण भी था, शायद केरल वाला। हाँ बिल्कुल, वो केरल के मछुआरों का उदाहरण है। जब उन्होंने मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्हें बाजार के भाव पता चलने लगे। इससे उन्हें बेहतर कीमतें मिली और मछली की बर्बादी भी कम हुई। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे जमीनी स्तर पर मदद कर सकती है। सही बात है। रिपोर्ट की सिफारिशें भी कुछ इसी तरह की हैं, जैसे जरूरतमंदों के लिए सीधे वित्तीय मदद, टैक्स में छूट वगैरह, बाजारों को स्थिर रखने के लिए नीतियां बनाना और कीमतों के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए एग्रीकल्चर मार्केट की जानकारी देने वाला सिस्टम बेहतर करना। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के बाद अब शिक्षा पर आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 20 को 5 साल हो गए हैं। क्या मुख्य उपलब्धियां मानी जा रही हैं? वो नया 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर तो लागू हो ही रहा है, और वो बुनियादी शिक्षा के लिए निपुण भारत मिशन, जिससे करीब 4.2 करोड़ छात्रों तक पहुंच बनी है, और दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं कि 72% स्कूलों में अब इंटरनेट है। हाँ, ये सब महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कुछ राज्यों और केंद्र के बीच नीति को लेकर मतभेद हैं, जैसे वो PM श्री स्कूलों को लेकर। त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध भी कुछ दक्षिणी राज्यों में हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो HECI मतलब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनना था, एक सिंगल रेगुलेटर, उसके गठन में देरी हो रही है। इसका असर हायर एजुकेशन के सुधारों पर पड़ सकता है। ये बात तो है। चलिए अब जल्दी से कुछ और जरूरी अपडेट्स देख लेते हैं। एक खबर पर्यावरण और विज्ञान से जुड़ी है और थोड़ी चौंकाने वाली भी है। हाँ, वो बांधों वाली खबर। एक स्टडी आई है जो कह रही है कि 1835 से अब तक जितने बड़े बांध बने हैं, उन्होंने मिलकर पृथ्वी की जो घूमने की धुरी है उसे 1 मीटर से ज्यादा खिसका दिया है। 1 मीटर? ऐसा क्यों? क्योंकि बांधों में बहुत भारी मात्रा में पानी एक जगह जमा हो जाता है ना, तो उससे पृथ्वी के वजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल जाता है। इसे ट्रू पोलर वॉन्डर कहते हैं, और इसका असर शायद नेविगेशन सिस्टम पर और हो सकता है दिन की लंबाई पर भी पड़े। मामूली ही सही, पर असर तो है। बाप रे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। पर्यावरण से जुड़ी एक और खबर है कि सरकार ने प्रदूषित जगहों की सफाई के लिए नए नियम जारी किए हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटामिनेटेड साइट्स रूल्स 2025। ये पोल्यूटर पे सिद्धांत पर आधारित हैं। जी, और एक और दिलचस्प चीज हुई असम के काजीरंगा में। वहां घास के मैदानों में जो दुर्लभ पक्षी रहते हैं, उनकी गिनती के लिए पहली बार अकाउस्टिक मॉनिटरिंग टेक्निक इस्तेमाल की गई। मतलब आवाजें रिकॉर्ड करके AI में बर्ड नेट नाम का सॉफ्टवेयर था, उसकी मदद से पक्षियों की पहचान की गई। अच्छा, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल। खेल जगत से भी एक अच्छी खबर है। दिव्या देशमुख फाइड महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया खबर है। पाने में मदद करेगी। फेलोशिप भी अच्छी खासी है, 65,000 रुपए प्रति माह तक। ये पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान का अच्छा संगम हो सकता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया और UK ने AOQS समझौते के तहत एक द्विपक्षीय संधि की है, परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों के लिए। जीलोंग ट्रीटी नाम है इसका। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका इस खास द्विपक्षीय संधि का हिस्सा नहीं है, हालांकि वो AOQS का हिस्सा है। ओके। और स्वास्थ्य से जुड़ी एक खबर है कि एंटासिड रेनिटिडीन, जो काफी इस्तेमाल होती है, उसमें NDMA के स्तर की जांच के आदेश दिए गए हैं। NDMA एक ऐसा तत्व है जिससे कैंसर का खतरा हो सकता है। अच्छा, ये जरूरी है। तो आज हमने कई सारे मुद्दों पर बात की, भारत की SDG प्रगति से लेकर लिविंग वेज जैसे आर्थिक विचारों तक, शिक्षा नीति की स्थिति, और फिर पृथ्वी की धुरी खिसकने जैसी चौंकाने वाली बातें भी। हाँ, और ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप देखिए कैसे स्थानीय कोशिशें, जैसे VNR रिपोर्ट है या सेतुबंध स्कीम है, वो वैश्विक चुनौतियों जैसे खाद्य सुरक्षा
या जलवायु परिवर्तन और तकनीकी विकास जैसे यूपीआई या अकाउस्टिक मॉनिटरिंग इन सबसे जुड़ी हुई हैं। अर्थव्यवस्था हो, पर्यावरण हो, समाज हो, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। आज की बातचीत से शायद यही सबसे बड़ा टेकअवे है कि ये सारे मुद्दे अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक बड़े जटिल ताने बाने का हिस्सा हैं। एक जगह कुछ होता है तो उसका असर कहीं और भी दिखता है। और शायद सोचने वाली बात यही है कि इन आपसी कनेक्शंस को, इन अंतर संबंधों को हम जितनी गहराई से समझेंगे, भविष्य में जो अनिश्चितताएं आएंगी या जो नए अवसर मिलेंगे, उनका सामना करने और उनका लाभ उठाने के लिए हम उतनी ही बेहतर तैयारी कर पाएंगे। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।